कॉन्सेप्ट क्लासेस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे। लेकिन हम अपना टॉपिक शुरू करें उसके पहले कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जीएस के पढ़ने को पैटर्न को लेकर। आजकल जीएस पढ़ने का पैटर्न जो है, बहुत बच्चों से आपने सुना होगा कि कहते हैं कि जीएस बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, जीएस को पढ़ के नींद आने लगती है। लेकिन अगर हम गौर करें तो जीएस का रोल हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है। इसका जो वेटेज है वो हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है। आप आरओ की तैयारी करें या आरओ की करें, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, हर जगह जीएस आती है। मैथ रीजनिंग में तो आप अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं, लेकिन जीएस जो है आखिरी में आपका खेल बिगाड़ देती है। तो जीएस में स्कोर कैसे आए, इसको लेके हमको अपने पैटर्न को थोड़ा सा बदलना होगा। अब पैटर्न को बदलने के लेके क्या बात है, तो अधिकतर बच्चे देखा है कि नोट्स के पीछे बहुत भागते हैं कि कहीं से नोट्स मिल जाएं, दिलवा दो, इस कोचिंग के नोट्स मिल जाएं, उस कोचिंग के नोट्स मिल जाएं। और नोट्स रटते रटते आखिरी में उनका होता यह है कि नोट्स से कुछ नहीं आता एग्ज़ाम में, और उनका जीएस जो है वो पूरा खेल बिगाड़ देती है। जहां उनका सिलेक्शन होना होता है वो जीएस में 1 या 2 मार्क्स से रह जाते हैं। तो क्यों ना हम ऐसी तैयारी करें कि जीएस को इस तरह से पढ़ें कि हमको नोट्स और ये फैक्ट्स रटने की ज़रूरत ही ना पड़े। फैक्ट्स और नोट्स का उपयोगिता तभी है जब हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम करते क्या, हम कॉन्सेप्ट पे कभी बात करते नहीं है, सीधा फैक्ट रटने लगते हैं। तो आपके फैक्ट की उपयोगिता तभी है जब आप कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो। तो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कैसे कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम उसमें फैक्ट ऐड करते जाएंगे और चीज़ें हमारे लिए उतना ईजी होती जाएंगी। तो हमारा टॉपिक है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और एक चीज़ कि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं जीएस का, तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएं, उनको ज़रूर देखिए। तो उससे आपको ये अंदाज़ा लगता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं और आपको अपनी अप्रोच जो है वो किस तरह से चेंज करनी। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो सबसे पहले हम बात करें कि आखिर ये प्रस्तावना है क्या। अब अगर आप देखिए, यही बात है, अगर आप नोट्स और फैक्ट्स के पीछे भागेंगे तो आप सीधे रट डालेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये संशोधन ये हुआ और ये बताया गया है। लेकिन अगर कई 90% लोगों से पूछा जाए कि आखिर प्रस्तावना है क्या, तो वे बताने में जो है फेल हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मतलब प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप कोई भी बुक पढ़ते होंगे, अगर आपने कभी बुक का पहला पेज ध्यान से देखा होगा, तो बुक का जो पहला पेज होता है उस पर एक हेडिंग पड़ी होती है प्रस्तावना। और अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें तो उस जो प्रस्तावना हेडिंग पड़ी होती है उसमें लिखा होता है कि इस बुक में क्या क्या बताया गया है, ये बुक किस लिए लिखी गई है, इस बुक को लिखने का एम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो सेम उसी तरह जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान की जो किताब है, पवित्र पुस्तक है, उसके सबसे पहले पेज पर जो आपको हेडिंग मिलेगी वो मिलेगी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और प्रस्तावना को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत का जो संविधान है वो आखिर क्यों बनाया गया है, उसको बनाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये है मतलब प्रस्तावना का। अगर आप बात करें, अब देखिए, अब आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा कि आखिर प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना क्या है कि प्रस्तावना को पढ़कर हमें ये पता लग जाएगा कि आखिर जो संविधान है वो क्यों बनाया गया है, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। एक तरह से अगर आप शॉर्ट में पूरे संविधान की थीम समझना चाहें तो प्रस्तावना के माध्यम से समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम एक फैक्ट ऐड कर देंगे, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। फैक्ट क्या ऐड कर देंगे, अगर प्रस्तावना का जो विचार है, ये थॉट है, आखिर ये विचार संविधान सभा को कहाँ से आया कि हम अपने संविधान में एक प्रस्तावना जैसी चीज़ रखें। तो ये प्रस्तावना का विचार हमारा आया यूएसए से। हमने जो विचार लिया प्रस्तावना का, ये विचार जो लिया गया यूएसए से। अब एक फैक्ट यहाँ पे और ऐड हो जाता है कि जो प्रस्तावना की लैंग्वेज हमने सेलेक्ट की कि किस तरह से हम अपनी प्रस्तावना को लिखेंगे, तो ये जो भाषा प्रस्तावना की ली गई है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। तो अब देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपके 2 फैक्ट ऐड हो गए। अब बच्चे क्या करते हैं, ये फैक्ट रट लेते, अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता कि प्रस्तावना का अर्थ है, 4 ऑप्शन दे देता तो लटक जाते। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना को अगर हम पढ़ें, अगर आपको याद है प्रस्तावना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आज हम इसको पूरी तरह से डिकोड कर लेंगे आपके साथ। और आप एसएससी से लेके आईएएस तक के एग्जाम में किसी में बैठेंगे, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अगर हम भारत की प्रस्तावना देखें संविधान की, तो इसमें पहली लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो हम भारत के लोग शब्द लिखा है,
अब यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस में बन चुका है। पीसीएस 2018 में आप देखेंगे क्वेश्चन उठा, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो भारत की प्रस्तावना में हम भारत के लोग हैं, ये आखिर किस चीज़ को बताता है। तो हम भारत के लोग, ये जो सेंटेंस लिखा है, ये हमारी यूनिटी को बताता है या हमारी एकता को बताता है। फिर भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। अब एक एक वर्ड का मतलब हम लोग आराम से समझेंगे कि आखिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है, क्योंकि अब आप एग्जाम्स देखेंगे तो उसमें क्वेश्चंस का पैटर्न बदल रहा है। सीधे सीधे फैक्ट नहीं पूछता है, फैक्ट के साथ में आपको कॉन्सेप्ट की 2 लाइनें दे देगा और पूछेगा कि बताइए ऊपर में से कौन से विकल्प सही है, कौन से गलत हैं। तो उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा 1 2 3 3 2 1, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको सोवरेन। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि जब भी हम अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे, कोई भी कंट्री अपनी पॉलिसीज़ बनाएगी, तो उसकी पॉलिसीज़ बनाते समय किसी बाहर की कंट्री का उस पर कोई प्रभाव ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे हम अपना पड़ोसी देखें पाकिस्तान, तो आप देखेंगे पाकिस्तान की ज़्यादातर पॉलिसीज़ पे चाइना का इम्पैक्ट रहता है। चाइना जैसे बोलता है, पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज़ वैसे बनाता है। तो क्या है, पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री नहीं है, संपूर्ण प्रभुत्व कंट्री नहीं है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। लेकिन अपना इंडिया देखें तो हम अपनी पॉलिसीज़, जो हमारी सरकार हम चुन के भेजते हैं, वो हम अपनी पॉलिसीज़ बनाती है, उस पर किसी फॉरेन कंट्री का इम्पैक्ट नहीं होता है। तो इंडिया क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ कि पॉलिसीज़ बनाते समय किसी भी बाहर की कंट्री का इम्पैक्ट हमारी पॉलिसीज़ पे नहीं होना चाहिए। चाहे हम वो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएं, चाहे हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएं, चाहे अपनी सोशल पॉलिसी बनाएं, चाहे हम तय करें कि कौन सा मित्र हमारा शत्रु है, कौन सा मित्र हमारा दोस्त है, ये सब तय करने का अधिकार हमारा ही होगा। कोई फॉरेन की कंट्री आके हमको, अमेरिका आके नहीं बताएगा कि हमको चाइना से दुश्मनी करनी है कि दोस्ती करनी है। हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, हम ये खुद तय कर सकते हैं कि हमको चाइना से दोस्ती करनी है या मित्रता करनी है। अब अगला शब्द है समाजवादी। ये शब्द जो है, प्रस्तावना जब हमारी लिखी गई थी तो स्टार्टिंग में ऐड नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया गया। अब समाजवादी का मतलब क्या है? वो समाजवादी पार्टी अखिलेश या मुलायम सिंह वाला समाजवाद नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ क्या है? भारत में जो प्रस्तावना दी गई है, इसमें समाजवाद का अर्थ है अमीर और गरीब के बीच के अंतर को मिटाना। क्योंकि जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था, हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो इकोनॉमी हमारी क्या थी, पूरी तरह से ध्वस्त थी। अंग्रेज हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद करके गए थे। तो संविधान सभा के लोगों का ये सोचना था कि इसमें समाजवादी शब्द ऐड कर दिया जाए। और इस समाजवादी शब्द का मतलब क्या है कि अमीर और गरीब के अंतर को हम लोग कम करें। लेकिन ऐसा अगर हम प्रेजेंट में देखें तो ऐसा हो नहीं पाया है। अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। तो अगर उसके रीज़न पे हम बात करें तो अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब क्यों हो गए? क्योंकि हमेशा इंडिया में क्या किया गया, गरीबों के तुष्टीकरण पे ध्यान दिया गया। हमेशा उनको सेटिस्फाई किया गया। कभी उनके खाते में 2000 रुपये डलवा दिए गए, कभी 6000 रुपये डलवा दिए गए। उनको इस काबिल नहीं बनाया गया कि वो खुद पैसे कमा के अपने अकाउंट में डलवाते रहें। खैर, उसके पीछे तो पॉलिटिक्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला शब्द है हमारा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है? पंथ निरपेक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं सेकुलर। आजकल आपने चर्चा में सुना होगा, सेकुलर वर्ड बहुत रहता है, न्यूज़ में, सोशल मीडिया के पोस्ट में बहुत दिख जाएगा सेकुलर वर्ड। तो सेकुलर वर्ड का मतलब क्या है? सेकुलर वर्ड का मतलब है कि हमारा कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो आप अरेबिक कंट्रीज़ में देखिए, वहाँ पे उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना राजकीय धर्म घोषित कर रखा है। मुस्लिम धर्म को वो लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और कोई धर्म हो उनके देश में तो उसको कम प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन अपने इंडिया में ऐसा नहीं है। अपने इंडिया में क्या है, हर रिलीजन को बराबर फ्रीडम है। आप अपनी पूजा पद्धति अपनाइए, आपको जिस भगवान को मानना है आप मानिए। आप बौद्ध धर्म फॉलो करना चाहते हैं बौद्ध धर्म फॉलो करिए, जैन धर्म फॉलो करना चाहते हैं जैन धर्म फॉलो करिए, आप मुस्लिम धर्म फॉलो करना चाहते हैं मुस्लिम धर्म फॉलो करिए। आपको आज़ादी दी गई है। फिर अगला वर्ड है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इसमें 2 वर्ड हैं, एक तो है लोकतंत्रात्मक और एक है गणराज्य। लोकतंत्रात्मक का अर्थ समझें तो लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या? अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र व्यवस्था की सबसे अच्छी परिभाषा दी है कि जो लोकतंत्र है वो ऐसा शासन है जो जनता के बीच से, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना जाए। तो अपने इंडिया में हम देखते हैं ऐसा ही सिस्टम है। फिर आगे गणराज्य क्या है? गणराज्य का मतलब होता है कि ऐसा देश जहाँ का जो संवैधानिक प्रमुख हो वो वंशानुगत ना हो। वंशानुगत का मतलब जैसे आप इंग्लैंड में देखें तो वहाँ पे जो इंग्लैंड में सिस्टम है, वहाँ पे रानी एलिजाबेथ हैं, फिर ये जाएंगी, इनका बेटा प्रिंस बन जाएगा, फिर उनका ही मतलब उनकी पीढ़ी में कोई ना कोई आगे बनता रहेगा। अपने इंडिया में ऐसे नहीं है। अपने इंडिया में संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति।
तो आप देखते हैं राष्ट्रपति क्या होता है, वो वंशानुगत नहीं होता है, वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। तो गणराज्य का मतलब क्या है, जहाँ का संवैधानिक प्रमुख वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा निर्वाचित हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है। तो मेनली 3 तरह के न्याय की बात की गई है, एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता, कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आप कुछ भी विचार रखते हैं, आप उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ में विश्वास जता सकते हैं। धर्म, आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं। और उपासना, आप किसी भी पूजा पद्धति को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर स्वतंत्रता की बात की जाए तो कितने तरह की हो गई, 1, 2, 3, 4 और 5 तरह की स्वतंत्रता। और अगर न्याय की बात की जाए तो 3 तरह का न्याय। फिर उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, समता का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी। तो अवसर का मतलब सभी को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। तो आपको अपनी प्रतिष्ठा और अपना विकास करने के लिए बिना किसी भेदभाव के बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बराबर अवसर मिलेंगे। फिर तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब देखिए, अब नीचे के हिस्से में कुछ खास समझने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं हम लोग इस पर गौर करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, पहला तो आपसे ये डेट पूछ देता है, पहला आपसे ये डेट पूछ देगा कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में कौन सी डेट मेंशन की गई है। तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, हमारा जो संविधान है वो आंशिक रूप से इसी दिन लागू हो गया था, कुछ आर्टिकल जो है वो इस दिन लागू हो गए थे। फिर इसमें एक डेट और दी है जो भारतीय पद्धति पे दी गई है, क्या, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है IS प्री में कि भारतीय पद्धति पे कौन सी डेट लिखी गई है। तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। अब ये जो नीचे 3 वर्ड दिए गए हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, इन पे भी क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, और कई बार क्या करता है कि इनका क्रम दे देगा, पहले आत्मार्पित लिख देगा, बीच में अधिनियमित कर देगा, अंगीकृत को उधर कर देगा, फिर पूछेगा सही क्रम बताइए, निम्न में से सही क्रम कौन सा है। तो आपको क्रम याद रखना है, पहले अंगीकृत है, फिर अधिनियमित है और फिर आत्मार्पित है। फिर कुछ फैक्चुअल हिस्से की बात कर लेते हैं। जो ये भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पे भाषण दिया था। मतलब संविधान सभा की बैठक हो रही थी और नेहरू जी ये स्पष्ट कर रहे थे कि हम लोग जो संविधान बना रहे हैं आखिर उसका उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को भाषण दिया और ये भाषण 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा, पूछ देगा कि प्रस्तावना जो है वो किसके भाषण पे आधारित है। तो जवाहरलाल नेहरू के भाषण पे। कौन सा भाषण, उद्देश्य प्रस्ताव पे कब दिया गया, 13 दिसंबर 1946। फिर इसको स्वीकार कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947। फिर अब एक बात आई सामने, भाई बिना विवाद के कुछ होता नहीं है इंडिया में। प्रस्तावना आई, अब उस पर विवाद उठा। विवाद क्या उठा, विवाद उठा कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं। अब विवाद का कुछ हल हुआ नहीं, मामला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, अच्छा देखिए संविधान प्रस्तावना में संशोधन कब हो सकता है, जब उसको हम संविधान का पार्ट माने। भाई संशोधन की जो प्रक्रिया है, अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो किसके लिए अप्लाइड है, जो संविधान का पार्ट हो। तो ये क्वेश्चन उठा कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए कि नहीं माना जाए। अगर माना जाएगा तो संशोधन होगा, अगर नहीं माना जाएगा तो संशोधन नहीं होगा। तो 1960 में बेरूबारी केस जो गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं, तो संशोधन की तो कोई बात ही नहीं उठती, क्योंकि जब संविधान का अंग नहीं है तो उसमें संशोधन कैसे हो सकता है। फिर 1973 में फिर इस बात पे बवाल हुआ। 1973 में फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रश्न गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को ओवर रूल किया, बदला क्या, अब इस बार सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, पर एक मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। मूल ढांचे का मतलब कि
जो हमारे संविधान की मूल आत्मा है उसमें संशोधन नहीं हो सकता। जैसे अब मूल आत्मा क्या है, मूल ढांचा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल ढांचा हम एक बार में डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या क्या मूल ढांचा है। हमारे सामने जब जब ऐसे विवाद आते जाएंगे हम बताते जाएंगे कि ये चीज़ मूल ढांचा है कि नहीं है। तो वर्तमान में क्या क्या मूल ढांचा घोषित हो चुका है, जैसे लोकतंत्र, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, ये सब चीज़ें मूल ढांचा घोषित कर दी गई। मतलब ये चीज़ें संविधान की आत्मा है। अगर हम इनको संविधान से निकाल देंगे तो संविधान की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। फिर जब ये फैसला आ गया 1973 में कि संविधान का अंग प्रस्तावना है और उसमें संशोधन हो सकता है, तो फिर उसमें 2 संशोधन किए भी गए। संशोधन क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, अखंडता शब्द जोड़ा गया और पंथ निरपेक्ष शब्द आपका जोड़ा गया। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है कि संविधान में संशोधन कितनी बार हुआ, तो एक बार। कब हुआ, 42वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ, 1976 में। और कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब क्वेश्चन को पलट के भी पूछ देगा कि 1975 में निम्न में से कौन सा शब्द हमारी प्रस्तावना में शामिल नहीं था, तो तीनों के तीनों नहीं शामिल थे। 1976 में तीनों जोड़े गए, 1975 में इनमें से कोई शामिल नहीं था। फिर और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब इसमें आप फैक्ट ऐड करते जाइए, कितना ईजी बन जाएगा आपके लिए। और जैसे के.एम. मुंशी हमारी संविधान सभा के एक सदस्य थे, उन्होंने इसको राजनैतिक जन्मपत्री कहा प्रस्तावना को। राजनैतिक जन्मपत्री का मतलब राजनैतिक कुंडली, ठीक है। तो ये था हमारा प्रस्तावना का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब आप बैक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए, उनको सॉल्व करिए और 101% गारंटी है कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे आपसे सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।